अच्छा, ये मुस्लिम साइंटिस्ट वाले टॉपिक में मैं आपको बताता चलूँ, हमने कुछ मुस्लिम और पाकिस्तानी साइंटिस्ट पढ़ने होंगे, जिनकी हम कंट्रीब्यूशंस पढ़ेंगे। आई होप सबको मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है। अच्छा जी। अब इस मुस्लिम साइंटिस्ट में हम लोग जो पहला साइंटिस्ट स्टार्ट करेंगे, वो है इब्नुल हैशम। ठीक है। इब्नुल हैशम के बारे में, अच्छा ये कुछ और स्टूडेंट भी आ गए हैं। इब्नुल हैशम के बारे में हमें क्या क्या पढ़ना है? इब्नुल हैशम के बारे में हमें इसका इंट्रोडक्शन पढ़ना है, इसकी फील्ड ऑफ वर्क, यानी कि जो भी मुस्लिम साइंटिस्ट या साइंटिस्ट पढ़ेंगे उसका इंट्रोडक्शन छोटा सा, फील्ड ऑफ वर्क, फील्ड ऑफ वर्क, अचीवमेंट और कंट्रीब्यूशन, ये सब चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। ठीक है। अब इब्नुल हैशम जो है वो एक मुस्लिम साइंटिस्ट था, पुराने एरा का मुस्लिम साइंटिस्ट है, यानी कि अर्ली मुस्लिम साइंटिस्ट में इसका शुमार होता है। अच्छा, पुराने जितने भी साइंटिस्ट होते थे उनकी एक खास बात ये थी कि वो किसी एक फील्ड में काम नहीं करते थे। ठीक है, वो स्कॉलर भी होते थे, मैथमेटिशियन भी होते थे, केमिस्ट भी हैं, फिजिसिस्ट भी हैं, एस्ट्रोनॉमी भी पढ़ रहे हैं और मेडिसिन भी पढ़ रहे हैं। तो आप फर्क देखेंगे जब हम मॉडर्न साइंटिस्ट पे आएंगे ना, ये तो अर्ली साइंटिस्ट हैं, इनके बारे में तो हम यही पढ़ेंगे कि ये लोग जो हैं, बहुत सारी इनकी जो फील्ड ऑफ वर्क है वो बहुत ज़्यादा है। लेकिन उसके बाद जब हम देखेंगे मॉडर्न साइंटिस्ट, जैसे कि अब्दुल सलाम और डॉक्टर AQ खान, ये दो हमारे कोर्स में इंक्लूडेड है। जब इनके बारे में पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि इनका फील्ड ऑफ वर्क जो है ना वो बहुत लिमिटेड है। असल में वो लिमिटेड नहीं कहेंगे उसको, वो बहुत एडवांस्ड है। तो एडवांस लेवल पे जाके होता क्या है कि वो एक या दो ही हो जाते हैं। तो इब्नुल हैशम का फील्ड ऑफ वर्क क्या है हमारे पास? ये फिजिक्स, मैथमेटिक्स, इंजीनियरिंग। अपने पास नाम लिख लें सब लोग जल्दी से। मुस्लिम साइंटिस्ट की छोटी सी हेडिंग डालें, पहले नाम लिख लें इब्नुल हैशम का, और फिर ये फील्ड ऑफ वर्क की हेडिंग डाल के अपने पास लिख लें, फिजिक्स, मैथमेटिक्स। अगर कोई बच्चा क्वेश्चन पूछना चाहे तो आप लोग उसी तरीके से रेज हैंड कर सकते हैं, फिर मैं आपको अलाउ कर दूंगा आप क्वेश्चन पूछने को। सबसे पहले मुस्लिम साइंटिस्ट की हेडिंग डालिए, उसके बाद सब हेडिंग आएगी इब्नुल हैशम, और फिर उसकी सब हेडिंग है फील्ड ऑफ वर्क इनका। कहाँ पैदा हुए, किस टाइम पैदा हुए, किस इलाके में रहने वाले थे, वो सब चीज़ें आप लोगों ने देखनी है और मुझे आप बताएंगे। वो आप लोगों की सेल्फ स्टडी के लिए है और बुक में अवेलेबल है। मैं आपको वो पॉइंट बता रहा हूँ जो कि आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, जो आपको याद लाजमी होने चाहिए। ठीक है। तो वो इस फ्लो में होगा, फील्ड ऑफ वर्क, अचीवमेंट और कंट्रीब्यूशन। ठीक है। अच्छा, जल्दी से अगर आप लोग लिख चुके हों, पहले मुस्लिम साइंटिस्ट इब्नुल हैशम, उसके बाद देन उनकी फील्ड ऑफ वर्क में लिखना। इब्नुल हैशम के बाद दो लाइन छोड़ दिएगा क्योंकि वहाँ पे इंट्रोडक्शन लिखेंगे आप उसका। सही है। तो इनका फील्ड ऑफ वर्क जल्दी से लिख लें। ही वॉज अ ग्रेट स्कॉलर ऑफ फिजिक्स, ही वॉज अ ग्रेट स्कॉलर ऑफ फिजिक्स, मैथमेटिक्स, फील्ड ऑफ वर्क क्या क्या है इनका पूरा लिखेंगे। ही वॉज अ ग्रेट स्कॉलर ऑफ फिजिक्स, मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी
इंजीनियरिंग, और एक और है हमारे पास मेडिसिन। ठीक है, ये आ गया इनका फील्ड ऑफ वर्क। ही वॉज अ ग्रेट स्कॉलर ऑफ फिजिक्स। आप लाइन से लिखिएगा, मैं तो पॉइंट वाइज लिख रहा हूँ आप लोगों को समझाने के लिए। ही वॉज अ ग्रेट स्कॉलर ऑफ फिजिक्स, मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी, इंजीनियरिंग एंड मेडिसिन। अब हम आएंगे इनकी अचीवमेंट पे। अचीवमेंट हम उस कंट्रीब्यूशन को बोलेंगे या उस चीज़ को बोलेंगे जो इनकी सबसे ज़्यादा रिमार्केबल है, कि जिससे इनकी अहमियत का अंदाज़ा हमें होता है। ठीक है, तो इब्न हैशम के बहुत सारे कंट्रीब्यूशन है, लेकिन उसमें सबसे जो अहम और सबसे इम्पोर्टेंट हम लोग पढ़ते हैं वो इनकी एक किताब है। अगर आप लोग फील्ड ऑफ वर्क लिख चुके हैं तो मैं इनकी अचीवमेंट बता दूं आपको। ठीक है, अब है इनकी रिमार्केबल अचीवमेंट भी बोल सकते हो इसको, सिर्फ अचीवमेंट भी बोल सकते हो। अचीवमेंट इनकी है किताबुल मनाजिर। आप पूरा लिखेंगे, आपने क्या लिखना है मैं बताता हूँ। किताबुल किताबुल मनाजिर, ये एक किताब है जो कि इन्होंने लिखी थी ऑप्टिक्स पे। ही रोट मैनी बुक्स वैसे, लेकिन ही रोट अ बुक किताबुल मनाजिर ऑन ऑप्टिक्स, जिसको बहुत सारे साइंटिस्ट ने और बहुत सारे एजुकेशन इंस्टीट्यूट इसको ऑप्टिक्स पढ़ाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो ये बहुत ही मशहूर बुक है इनकी, किताबुल मनाजिर। किताबुल मनाजिर यानी कि ऑप्टिक्स, लाइट से रिलेटेड है। इसी के हिसाब से टेलीस्कोप और कैमरा और ये सब चीज़ें जो हैं वो सब इसी किताब से, यानी कि समझो बंदा स्टडी करके बना सकता है। तो इनकी जो अचीवमेंट है वो क्या है, ये रोट अ फेमस बुक किताबुल मनाजिर। ठीक है, अब अगर हम इनकी सिंपल कंट्रीब्यूशंस पे आएँ कि इन्होंने और कौन कौन सी जो है कंट्रीब्यूशन, जो हमें बेसिकली मार्क्स इसी के ही होते हैं, जो पेपर में कंट्रीब्यूशन लिखने के लिए आती हैं वो यही आती है। जो किताबुल मनाजिर वाली कंट्रीब्यूशन है या अचीवमेंट है, ये ब्लैंक में पूछी जाती है। द बुक किताबुल मनाजिर इज रिटन बाय डैश, तो आप उसमें लिखेंगे इब्न हैशम, या इब्न हैशम रोट द फेमस बुक नेमली, तो इसमें आप लिखेंगे किताबुल मनाजिर। अब इनकी कंट्रीब्यूशन क्या है, पहली तो यही है, इन्होंने बहुत सारी किताब लिखी है, उसमें से एक बहुत मशहूर किताब है किताबुल मनाजिर, जो कि ऑप्टिक्स के बारे में लिखी है इन्होंने। इन्होंने पिन होल कैमरा इन्वेंट किया। ही इन्वेंटेड पिन होल कैमरा, समझो दुनिया का सबसे पहला कैमरा है ये। ठीक है, और उसकी बेस पे फिर आगे बाकी सारे कैमराज बने। ये इनकी पहली कंट्रीब्यूशन है, इन्वेंटेड पिन होल कैमरा। और इन्होंने फिर नेचर ऑफ लाइट को भी डिस्कवर किया। मैं आपको बता देता हूँ कि नेचर ऑफ लाइट क्या चीज़ है। जैसे हम लोग जब फिजिक्स स्टार्ट कर रहे थे तो हमने कहा था फिजिक्स के हिसाब से दो चीज़ें होती हैं, मैटर और एनर्जी। अभी तो हमें क्लियर है कि लाइट एनर्जी है, लेकिन आपको मैं बताता चलूँ कुछ प्रूव्स ऐसे भी हैं जिससे प्रूव होता है कि लाइट मैटर है, लाइट मैटर की तरह बिहेव करती है। उसमें से एक मिसाल है कि मैकेनिकल पुश जो है ना वो कोई मैटर ही लगा सकता है। जैसे हवा चलती है तो पर्दे हिलते हैं या दरख्त हिलते हैं, क्योंकि वो हवा क्या है, मैटर है, और मैटर जब मैटर से टकराएगी तो मैकेनिकल पुश लगेगा। लेकिन रोशनी से तो ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर हम हाई इंटेंसिटी की लाइट किसी पे थ्रो करें तो एक हल्की सी चीज़ जैसे पेपर, बहुत लाइट सा पेपर, वो हिल सकता है। ठीक है, जी हलीमा कुछ पूछती हैं। पिन होल कैमरा के बाद है नेचर ऑफ लाइट। हलीमा, नेचर ऑफ लाइट सेकंड कंट्रीब्यूशन है। ही डिस्कवर्ड द नेचर ऑफ लाइट, तो उन्होंने बताया कि इट इज एन एनर्जी एंड टोल्ड दैट इट इज काइंड ऑफ एनर्जी। सेकंड लिखा अपने पास, he discovered the nature of light, he discovered the nature of light and told that it is a kind of energy.
क्लियर। अब हम आ रहे हैं इनके थर्ड कंट्रीब्यूशन पे। He described luminous and non-luminous objects. Luminous and non-luminous. Luminous and non-luminous objects. He described luminous, luminous and non-luminous objects. क्या होते हैं भाई luminous और non-luminous objects? वो चीजें जो अपनी लाइट खुद पैदा करती हैं, मिसाल के तौर पे जिनकी लाइट अपनी होती है, या इसको हम लाइट सोर्स भी कह सकते हैं, वो सब चीजें कहलाती हैं ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। और वो चीजें जिनकी लाइट अपनी नहीं होती लेकिन वो किसी और की लाइट को रिफ्लेक्ट बैक करती हैं, इसको हम बोलते हैं नॉन ल्यूमिनस। जैसे हम लोग नॉन ल्यूमिनस हैं, लेकिन एक बल्ब क्या है, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है। तो आसान सी बात है, इसमें डिस्क्राइब करने वाली क्या बात है। इसमें डिस्क्राइब करने वाली बात इस तरीके से है कि अगर आप लोग देखिए सन और मून, अब दिखने में दोनों लग रहे हैं कि दोनों ही ल्यूमिनस हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। सन जो है वो अपनी लाइट खुद प्रोड्यूस करता है, जो सन है अपनी लाइट खुद प्रोड्यूस करता है, इसलिए हम उसको बोलते हैं ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। ठीक है। और मून जो है, मून की अपनी लाइट नहीं होती। मून भी अर्थ की तरह समझो एक हार्ड रॉक प्लैनेट है। प्लैनेट तो नहीं कहेंगे इसको, सैटेलाइट कहेंगे। एक मटेरियल है, मैटर है, लेकिन वो क्या करता है, सूरज की लाइट को रिफ्लेक्ट करता है दुनिया पे। तो दुनिया के लोगों को सूरज जो है वो चमकता हुआ दिखाई देता है। ठीक है। अब अर्ली लोगों का मानना था कि सन, मून जो है वो भी ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है, यानी कि वो भी अपनी लाइट पैदा करता है। लेकिन इन साहब ने उस जमाने में एक्सप्लेन किया कि मून जो है वो क्या है, नॉन ल्यूमिनस है। तो इस हिसाब से अगर देखो तो ये बड़ी अचीवमेंट है कि ल्यूमिनस नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, और सन और मून में क्लेरिफिकेशन भी की है कि सन जो है वो ल्यूमिनस है और मून जो है वो नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है। ठीक है। उसी तरीके से जो मेडिसिन भी हमने शुरू में लिखा था, मेडिसिन या बायोलॉजी रिलेटेड जो इनकी अचीवमेंट है, वो सबसे बड़ी अचीवमेंट इनकी समझी जाती है वो। अच्छा, ये आपने सब लिख लिए तीनों पॉइंट, तो मैं आगे मिटा के सब बता रहा हूँ आपको। जिनकी आखिरी अचीवमेंट आप लोगों के पास होनी चाहिए और आपने लिखनी है अगर ये पेपर में सवाल है, वो है वर्किंग ऑफ ह्यूमन आई। आज बोर्ड छोटा है मेरे पास, तो इसलिए मुझे थोड़ा मुश्किल हो रही है लिखने में, मैं पूरी डिटेल नहीं लिख पा रहा। आप लोगों को डिक्टेट कर रहा हूँ, आप लोग लिखिएगा। ही डिस्क्राइब द वर्किंग एंड इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई। इंसान की आंख कैसी होती है अंदर से और कैसे काम करती है, उसके अंदर इमेज कैसे बनता है, हमारा ब्रेन को स्टडी कैसे करता है, ये पूरा किसने एक्सप्लेन किया, इब्न हैशम ने। ऑब्वियसली उन्होंने रिसर्च की होगी, ह्यूमन आई को स्टडी किया होगा, कार्ड रीड करके किया होगा। लेकिन मैं मजे की बात आपको बताऊं तो कार्ड रीड कर भी अंदर से जो है ब्लड और इस तरह का फ्लैश ही निकलेगा कि आम बंदे को समझ में नहीं आएगा कि ये काम कैसे करती है। लेकिन उन्होंने पूरा इसको एक्सप्लेन किया, मैंने पूरा इसका एक्सप्लेन किया कि किस तरीके से ह्यूमन आई क्या करती है, वर्किंग करती है। तो हमने कौन कौन सी कंट्रीब्यूशन पढ़ी, इब्न हैशम की, कि इन्होंने किताब लिखी किताबुल मनाजिर, जो कि इनकी अचीवमेंट भी है। इन्होंने पिनहोल कैमरा इन्वेंट किया। इन्होंने नेचर ऑफ लाइट के बारे में बताया, दैट इट इज अ काइंड ऑफ एनर्जी, क्योंकि लोगों का मानना था ये शायद मैटर है। या ये कह लें कि इसमें कंफ्यूजन थी, बहुत सारे साइंटिस्ट जो हैं वैसे प्रूफ पेश कर रहे थे जिससे लगता है कि लाइट जो है वो मैटर है, और बहुत सारे जो साइंटिस्ट हैं वैसे प्रूफ पेश कर रहे थे जिससे लगता है कि लाइट एनर्जी है। और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जो प्रूफ है वो इन्हीं लोगों के हैं कि लाइट एक एनर्जी है। तो ही वॉज द वन जिन्होंने यही पॉइंट पेश किया कि लाइट इज एनर्जी। ठीक है। लेकिन मैं आपको मजे की बात बताऊं कि आज भी इसमें कंफ्यूजन है, या ये कह लें कि हम लोग लाइट को डुअल नेचर बताते हैं कि सम टाइम्स लाइट एक्ट एज अ मैटर एंड इन सम कंडीशन इन सम टाइम्स लाइट बिहेव एज एन एनर्जी। ठीक है। फिर उन्होंने बताया ल्यूमिनस और नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट के बारे में। और फिर हमने जो आखिरी कंट्रीब्यूशन लिखी है इनकी, वो क्या लिखी हमने, ही डिस्क्राइब द वर्किंग एंड इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई। वर्किंग एंड इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई। तो ये थे भाई इब्नुल हैशम साहब,
इनका इंट्रोडक्शन आप लोगों ने लिखना है, इसको प्रॉपरली अपने पास लिख लीजिएगा। और अब हम बढ़ रहे हैं, क्योंकि आपको बेटा पेपर में आते ही ये लाजमी याद होने चाहिए। जो सेकंड मुस्लिम साइंटिस्ट हम पढ़ रहे हैं वो है हमारे पास याकूब अल किंदी। ठीक है, याकूब अल किंदी। याकूब अल किंदी कि पहले हम क्या देखेंगे, फील्ड ऑफ वर्क। याद है ना हमने क्या क्या पढ़ना है, फील्ड ऑफ वर्क, अचीवमेंट और कंट्रीब्यूशन। अचीवमेंट ना भी हो तो फील्ड ऑफ वर्क और कंट्रीब्यूशन तो जरूरी है। तो उनकी जो फील्ड ऑफ वर्क है वो ऑप्टिक्स और साउंड से रिलेटेड है। ठीक है, साउंड एंड ऑप्टिक्स की फील्ड ऑफ वर्क क्या है, इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क इज इन द फील्ड ऑफ साउंड एंड ऑप्टिक्स, यानी कि फिजिक्स ही है। और फिजिक्स में भी स्पेशली किस चीज पे काम किया इन्होंने, साउंड एंड ऑप्टिक्स, और मेडिसिन भी। साउंड, ऑप्टिक्स, मेडिसिन, ये तीन इनकी मेन फील्ड ऑफ। ठीक है, फील्ड ऑफ वर्क इज साउंड, ऑप्टिक्स एंड मेडिसिन। इसके अलावा भी इन्होंने काम किया होगा, लेकिन ये वो तीन फील्ड है इसमें इन्होंने बहुत डिटेल्ड और बहुत प्रोमिनेंट काम किया। ठीक है, अब हम आ रहे हैं इनकी कंट्रीब्यूशन पे। अब हम आ रहे हैं कंट्रीब्यूशन पे। तो जो इनकी पहली कंट्रीब्यूशन है कि प्रोड्यूस मैनी रिसर्च। ठीक है, किस किस चीज़ों पे, मेटीरियोलॉजी, स्पेसिफिक ग्रेविटी, आर्यभट्ट, स्पेसिफिक ग्रेविटी, और टाइड। ये टाइड वाला काम बड़ा जबरदस्त किया इन्होंने। क्या रिसर्च रिसर्च वर्क करके एक समझो एक तरह का रिजल्ट जो बना देना उसको बोलते हैं रिसर्च मोनोग्राफ। मेटीरियोलॉजी पे, मेटीरियोलॉजी ये वही है बेसिकली स्टार्स और वो सब चीज़ें। स्पेसिफिक ग्रेविटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है, हर मटेरियल की स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है, जिससे पता चलता है कि भाई वो चीज़ पानी में डूबेगी या पानी में तैरेगी। इसके फ्लोटिंग और सिंकिंग जो है ना वो डिपेंड करते हैं इसके स्पेसिफिक ग्रेविटी पे। लोगों को लगता था वो डिपेंड करता है कि लोहा जो है वो डूब जाएगा और जो लकड़ी है वो तैरेगी, हालांकि ऐसा नहीं होता। हमने बहुत बड़े बड़े लकड़ी के लोहे के जहाज देखे मेटल के, जो कि बहुत अच्छे से बहुत स्टेबिलिटी से जो है वो फ्लोट कर रहे होते हैं पानी के ऊपर। तो इसका मतलब है मेटल और लकड़ी से कुछ नहीं होता, कुछ और कैलकुलेशन होती है, जो कैलकुलेशन को हम स्पेसिफिक ग्रेविटी बोलते हैं। ठीक है, अगर किसी चीज़ की स्पेसिफिक ग्रेविटी पानी से ज़्यादा है तो वो डूब जाएगी, और किसी चीज़ की स्पेसिफिक ग्रेविटी पानी से कम है तो वो तैरेगी। इसको इस तरह समझ लें, बेसिकली मेनली इसको तो ये नहीं बोलना चाहिए, लेकिन मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ कि स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है। इसके बाद थर्ड आती है टाइड्स। टाइड्स, ये जो लहरें होती है ना समंदर में, अभी बड़े अजीब सी बात है, लोगों को लगता है हवा से बनती है शायद। हालांकि आप देखें तो हवा से तो ये रुकती हैं, यानी कि जब वेव सामने की तरफ आ रही होती है तो वो कर्व शक्ल क्यों ले लेती है, तो इस तरह की शक्ल में क्यों हो जाती है, क्योंकि आगे से हवा चल रही होती है जिसको ब्लॉक कर रही है। मतलब पीछे से इनको चला कुछ और रहा है। तो इसने एक्सप्लेन किया कि जो मून होता है, मून दुनिया पे पुल लगाता है ना, जैसे दुनिया मून को अट्रैक्ट कर रही है, तो मून भी दुनिया को अट्रैक्ट किया कुछ ना कुछ रिपेल करेगा, कोई ना कोई फोर्स अप्लाई करेगा। तो मून का जो ग्रेविटेशनल पुल है उसकी वजह से जो है ये टाइड्स बनती हैं। अब इसका प्रूफ क्या है, मैं आपको कैसे समझा सकता हूँ ये बात, कि ये बात इन्होंने सही बोली है, अभी इन्होंने तो बोल दी। मिसाल के तौर पे, अगर मून इस डायरेक्शन में, ये अर्थ है, और यहाँ पर समझो समंदर है, तो अब ये
जब ये पुल लगेगा तो ये वेव्स ज़्यादा ऊंची होनी चाहिए, और जब मून इस डायरेक्शन में है तो लहरें छोटी होनी चाहिए। तो जब मून की डायरेक्शन इधर या इधर होती है ना, तो ये लहरें ऊंची होती हैं। ठीक है। और इस तरीके से जब मून की डायरेक्शन यहाँ पर होगी तो ये लहरें जो है ज़्यादा बड़ी नहीं। तो इट प्रूव्स कि ये जो टाइड्स वाला चक्कर है, ये जो लहरें बनती हैं, टाइड्स बनती हैं समंदर के अंदर, तो वेव्स भी कहते हैं, लेकिन वेव्स और टाइड्स में फ़र्क होता है। ये क्या होती है? ये बनती है ड्यू टू ग्रेविटेशनल पुल ऑफ मून। तो टाइड्स के बारे में भी जो रिसर्च दी वो किसने दी? याकूब अल किंदी ने दी। ये जो है इनकी पहली जो है हमारी स्पेसिफिक ग्रेविटी और टाइड। अब हम आ रहे हैं इनकी सेकंड कंट्रीब्यूशन पे। मैं साथ साथ थोड़ा एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को याद रखने में आसानी है। ठीक है। अगर नहीं भी किसी को समझ में आया तो वो बाद में पूछ सकता है, इसमें कोई मसला नहीं। अब साउंड्स के बारे में हमने कहा कि भाई इनका मेन वर्क साउंड में था, तो यहाँ तो कोई साउंड की बात ही नहीं। तब हम साउंड के बारे में बता रहे हैं कि इन्होंने साउंड के बारे में क्या डिस्कवर किया। जो म्यूजिकल नोट्स होते हैं ना, आधे को जो सिंगर गाने वाने गा रहे होते हैं में 7 सुर होते हैं। अब ये सुर लगा तो रहे थे लोग, लेकिन उसको साइंटिफिकली कैसे बनाएंगे, इलेक्ट्रॉनिक गिटार में कैसे कौन सा बटन प्ले करेंगे तो कौन सा सुर चलेगा। तो इसका मतलब है कि साइंटिफिक कोई इसकी हमारे पास वैल्यूज नहीं थी, बस साउंड प्रोड्यूस तो लोग कर रहे थे, लेकिन उसके कोई फ्रिक्वेंसीज और उसके बारे में पता नहीं था। तो इन्होंने म्यूजिकल नोट को जो है प्रोड्यूस किया, उनकी फ्रिक्वेंसी को फ्रिक्वेंसीज की शक्ल में। जो म्यूजिकल नोट्स होते हैं जिसको हम सुर बोलते हैं उर्दू में, ये जो म्यूजिकल नोट्स बनते हैं ना डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट से, इन्होंने इसको एक्सप्रेस किया। यही एक्सप्रेस ऊपर लिख लो, एक्सप्रेस म्यूजिकल नोट। इसी तरीके से बना लो किसी डिवाइस में। आप देखते हो लैपटॉप में भी आप पियानो प्ले कर सकते हैं, गिटार प्ले कर सकते हैं। उसके अंदर तो गिटार स्ट्रिंग नहीं होता, इसी के अंदर तो पियानो वाला पूरा सिस्टम नहीं लगा होता, तो वो साउंड कैसे आ रहा होता है लैपटॉप या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के अंदर से? वो इस तरीके से आता है क्योंकि उन्होंने उसकी फ्रिक्वेंसी बता दी कि बेसिकली म्यूजिकल नोट्स डिफरेंट जो है वो किस फ्रिक्वेंसी पे बनते हैं। तब इस फ्रिक्वेंसी को प्रोड्यूस करके हम लोग क्या कर सकते हैं, वो म्यूजिकल नोट दोबारा एक्सप्रेस म्यूजिक कंट्रीब्यूशन। ही एक्सप्रेस म्यूजिकल नोट्स इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसीज। अच्छा, कुछ बच्चों ने कुछ पूछे हैं क्वेश्चन, तो ये अचीवमेंट है, कौन पूछ रहा है? हरीमा। जी जी, हलीमा अचीवमेंट चलिए। सही है। म्यूजिकल नोट्स प्ले कर रहे हैं, कोई फ्लूट प्ले कर रहा है, कोई ड्रम बजा रहा है, ये सारे म्यूजिकल नोट्स को प्ले कर रहे हैं, तभी हमें म्यूजिकल साउंड मिलता है। अगर ये रैंडमली बजाएंगे तो इसको हम म्यूजिकल साउंड नहीं, इसको हम नॉइज बोलेंगे। अगर एक खास पैटर्न पे कोई चीज़ प्ले की जाए तो वो म्यूजिक बन जाता है, म्यूजिकल साउंड बन जाता है। और अगर उसको हम लोग हैप हैजर्डली रैंडमली अगर उसको प्ले करेंगे, किसी नोट्स पे प्ले नहीं करेंगे, रैंडमली प्ले करेंगे, तो वो नॉइज बन जाएगा। ठीक है। जैसे आपने देखा होगा वो हार्ड रॉक मेटल बैंड्स जो होते हैं वो किस कुछ लोगों को वो शोर लगता है तो शोर शराबा कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग उसको इतने जबरदस्त तरीके से सुनते हैं। इसका मतलब है कि म्यूजिकल म्यूजिकल साउंड और नॉइज जो है वो सिर्फ इसी चीज़ पे है कि अगर एक खास पैटर्न में बजाई जा रही है तो म्यूजिकल साउंड बन जाएगा। और अगर पैटर्न पे नहीं रैंडमली बजाई जा रही है, शोर शराबा हो रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? नॉइज बोलेंगे। ठीक है। कोई खास पैटर्न नहीं होगा। तो उन्होंने म्यूजिकल नोट्स की फ्रिक्वेंसीज बता दी कि किस तरीके से किस फ्रिक्वेंसी पे कौन सा म्यूजिकल नोट बनता है। सही है। अब साउंड के मुतालिक इनकी एक और जो कंट्रीब्यूशन है वो क्या है, जैसे अभी हमने उनके बारे में पढ़ा इब्नुल हैशम के बारे में, उन्होंने क्या बताया, नेचर ऑफ लाइट। तो इन्होंने बताया नेचर ऑफ साउंड। डिस्कवर नहीं बोलेंगे क्योंकि इसके अलावा और बहुत सारे लोग इसको डिस्कवर कर चुके थे, ऑलरेडी बता चुके थे, लेकिन ही ऑल्सो डिस्कस। डिस्कस का मतलब होगा इन्होंने कुछ प्रूफ दिए होंगे, कुछ एक्सपेरिमेंट किए होंगे इससे मुतालिक, जिससे पता चले नेचर ऑफ साउंड क्या है। ठीक है। यानी कि मैटर है या एनर्जी है। मैटर को पार्टिकल बोलते हैं और एनर्जी को वेव
बोलते हैं, ठीक है। वेव नेचर है या पार्टिकल नेचर है? तो साउंड वेव नेचर है, ठीक है, सही है। अब हम देखेंगे इन्होंने लाइट में क्या काम किया है। लाइट में अगर आप लोग ये अपने पास नोट कर चुके हो तो मैं आगे बढ़ रहा हूँ। अच्छा, आप लोग अभी क्लास के एंड में लीव मत कीजिएगा क्योंकि मुझे अटेंडेंस देखनी है आप लोगों की। तो जब मैं कहूँ तो लीव कीजिएगा, ठीक है। तो इन्होंने ही वर्कड ऑन ज्योमेट्रिक यानी कि लाइट से रिलेटेड भी काम किया इन्होंने, जो हम शुरू में पढ़े थे ना कि फील्ड ऑफ वर्क में ऑप्टिक्स भी है। अब इस काम की खास बात क्या है जो इन्होंने इसमें काम किया है? कोई लाइट को बताया होगा कहाँ से कहाँ जा रही है, कैसे जा रही है, कोई इंस्ट्रूमेंट बनाया होगा, वो तो डिटेल हमारे पास नहीं है। लेकिन इनका जो ये काम था वो ट्रांसलेट किया गया, ट्रांसलेटेड इनटू लैटिन। क्योंकि आप सब जानते होंगे कि अर्ली टाइम्स में मुसलमान ज़्यादा आगे थे, मुसलमान साइंटिस्ट ज़्यादा आगे थे रिसर्च में बजाय यूरोपियन या नॉन मुस्लिम साइंटिस्ट के जो आज दुनिया पे छाए हुए हैं। तो पहले आज हम लोग उनकी बुक्स पढ़ते हैं, पहले क्या होता था, पहले हमारे मुस्लिम साइंटिस्ट की बुक को जो है वो पढ़ा जाता था यूरोप। तो आप देख रहे होंगे कि मैंने यहाँ पर क्या बताया आपको कि उनका ऑप्टिक्स का जो वर्क है उसको ट्रांसलेट किया गया लैटिन में। ऑब्वियसली पढ़ने के लिए किया गया, अभी सुनने में छोटी बात लगी ना ट्रांसलेट। पहले ज़माने में क्या होता था, पहले ज़माने में बादशाहों ने अपने पास बंदे रखे होते थे स्पेशली, जिनको तनख्वाह देते थे मंथली वो, या जो भी इनको उजरत मिलती थी, जिस पे इनका सिर्फ काम क्या होता था कि वो बाहर की बुक्स को, साइंस की बुक्स को, इन सबको ट्रांसलेट करते थे अपनी लैंग्वेज में। ट्रांसलेशन से फ़ायदा ये होता है कि आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है। अगर मैं किसी उर्दू स्पीकिंग बंदे को उर्दू में समझाऊंगा तो मेरी बात ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगी, बजाय इसके कि मैं उसको इंग्लिश में या किसी और ज़बान में समझाऊँ। तो इसलिए पढ़ाई हासिल करने के लिए पहले ये ट्रेंड होता था कि ट्रांसलेट करके पढ़ाया जाता था। तो इनका काम इतना मशहूर था कि इसको लैटिन में ट्रांसलेट किया गया, ठीक है। यानी कि बाहर के लोगों ने इनकी स्टडी को ट्रांसलेट करके फिर अपने मुल्क में ऑब्वियसली पढ़ाया होगा, उस पर रिसर्च की होगी फर्दर, ठीक है। और फिर इन्होंने मेडिसिन में भी काम किया जिसकी कोई डिटेल हमें नहीं बताई। बस ये लिख लें, ही ऑल्सो डिड कंसिडरेबल वर्क इन मेडिसिन टू। ये है इनकी लास्ट कंट्रीब्यूशन। ही ऑल्सो डिड कंसिडरेबल। कंसिडरेबल को उर्दू में अगर मैं बोलूँ तो कहेंगे खातिर ख्वाह। खातिर ख्वाह मतलब अच्छा खासा काम। ही ऑल्सो डिड कंसिडरेबल वर्क ऑन मेडिसिन टू, ठीक है। इन्होंने मेडिसिन पे अच्छा खासा काम किया, क्लियर है। तो ये थी लास्ट कंट्रीब्यूशन याकूब किंदी की। आप इन दो को कोशिश कीजिएगा कि आप लोग याद भी कर लें। जो क्लास 9 के स्टूडेंट हैं वो तो अभी रिसेंटली पढ़ के आए हैं, उनको तो बहुत अच्छा लग रहा होगा ये सब, उनको तो बहुत आसान सी चीज़ें लगी ये सब, ठीक है। अच्छा, अब मुझे बताइए कि आप में से कौन हजरात है जिनको कुछ क्वेश्चन हैं इस टॉपिक से रिलेटेड। आप सब अनम्यूट करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। किसी को कोई क्वेश्चन है तो पूछ ले भाई। मैंने सबको अलाउ कर दिया है अनम्यूट। इस इन दो साइंटिस्ट और उनकी कंट्रीब्यूशन और फील्ड ऑफ वर्क से रिलेटेड अगर किसी का कोई सवाल है तो वो पूछ सकता है। किसी को भी क्वेश्चन नहीं है कोई? ठीक है। अब हमारे पास जो एक मुस्लिम साइंटिस्ट रह गए हैं, या ये कह लें कि अर्ली साइंटिस्ट हैं, उसमें है अल बैरूनी। इनके बारे में पढ़ेंगे। फिर मॉडर्न साइंटिस्ट,
या पाकिस्तानी साइंटिस्ट भी उनको कह सकते हो, वो अब स्टार्ट हो जाएंगे। अब्दुल सलाम, और जो लास्ट है हमारे पास AQ खान। इन दो के आप देखोगे कि फील्ड ऑफ वर्क ज़्यादा ब्रॉड नहीं है, क्योंकि मैंने बताया ये मॉडर्न साइंटिस्ट हैं, उन्होंने इस पर बहुत इनफ काम किया, जो भी इनकी फील्ड अभी हम पढ़ेंगे। और उसके बाद हम पढ़ेंगे अल बैरूनी। तो इब्नुल हैशम, याकूब किंदी और अल बैरूनी, ये हैं अर्ली साइंटिस्ट, जिसमें से हम दो हम पढ़ चुके हैं। और उसके बाद हमारे पास डॉक्टर अब्दुल सलाम और AQ खान, ये हैं मॉडर्न साइंटिस्ट जिनके बारे में हमने अभी पढ़ना है। तो नेक्स्ट क्लास आपकी जब भी होगी, उससे पहले आप ये याकूब किंदी और अब्दुल हैशम के बारे में पढ़ के रखिएगा। देन हम कुछ एक क्विक Q&A सेशन रखेंगे, आपसे क्वेश्चन पूछूंगा उनसे रिलेटेड, और फिर हम स्टार्ट कर देंगे अल बैरूनी, डॉक्टर अब्दुल सलाम और डॉक्टर AQ खान। ठीक है। ये हमजा खान इतना लेट क्यों आ रहे हैं भाई, बार बार आना जाना करते रहते, तो समझ में कहाँ से आएगा हमजा। ठीक है भाई, आप लोगों की क्लास टाइम भी ओवर होने वाला है, और अब हम नेक्स्ट क्लास में ज्वाइन करेंगे जब भी हमारी क्लास है। ठीक है। ओके स्टूडेंट, कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। हमजा खान कुछ पूछना चाह रहे हैं शायद। ओके स्टूडेंट, अपना ख्याल रखें। चैट में कुछ क्वेश्चन है, आप लोग अनम्यूट करके पूछ सकते हैं बेटा। याकूब किंदी के अचीवमेंट्स क्या है आयशा, ये जो अभी बताई है मैंने, यही याकूब किंदी तो अभी हम पढ़ रहे थे ना, जो अचीवमेंट्स पढ़ी हमने याकूब किंदी की पढ़ी है। ठीक है। ये जो अभी लास्ट में मैंने लिखवाई है याकूब किंदी की अचीवमेंट्स ही थी। अचीवमेंट क्योंकि हम लोग देखो, अगर कोई प्रोमिनेंट अचीवमेंट होगी तो हम लिखेंगे, वरना जरूरी नहीं है, कंट्रीब्यूशन लिखना जरूरी है। ठीक है। अचीवमेंट आप लिख सकते हैं, ही डिड कंसिडरेबल वर्क इन साउंड एंड ऑप्टिक्स, किसी को अचीवमेंट बना के लिख लें। किसी भी एक कंट्रीब्यूशन को अचीवमेंट बना के भी लिख सकते हो आप। ठीक है। चलना, अल्लाह हाफिज। अब्दुल राफी कुछ पूछना है? अच्छा पूछ लूंगा अब्दुल राफी। ठीक है। अब्दुल सर राफी। अब डॉक्टर अब्दुल सलाम का आप करवाएंगे ना जी, या डॉक्टर खुद अब्दुल करना है? सलाम, अब्दुल कदीर खान और अल बैरूनी, ये अभी हमने करने हैं। लेकिन जो आज मैंने करवाए हैं, इनको अच्छे से पढ़ के रखिएगा, क्योंकि इसका मैं Q&A पूछूंगा आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में। ठीक है। तो सर और कोई क्वेश्चन? चले, मीटिंग बेटा हमारे भी एंड हो जाएगी। ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज।